स्वदेश स्मार्ट शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह इस कार्यक्रम के हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लेके आए हैं और सब चीज़ें आपके सामने रखेंगे। हमारा मानना है, हमारी एक कोशिश है, हमारा प्रण है कि आपके सामने रियल एस्टेट का 360 डिग्री एंगल रखें, यानी कि हर खबर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, नए प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट और इस समय जो आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके माइंड में, उनके जवाब भी दें। साथ ही जो भी अपडेट हो रहा है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, वो भी आपके सामने रखें। तो इस कड़ी के साथ हम आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखते हैं, फिर इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। भूटानी इंफ्रा ने खरीदा नोएडा का लॉजिस्टिक सिटी सेंटर मॉल। 1000 करोड़ रुपए में हुई है डील। मॉल का नाम बदलकर भूटानी सिटी सेंटर 32 किया। IITL ने लॉन्च किया 500 करोड़ का रियल एस्टेट AIF। रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह के रियल एस्टेट में होगा फंड का निवेश। महाडा ने बढ़ाई पुणे बोर्ड के घरों की लॉटरी के लिए अर्जी की तारीख। करीब 6300 किफायती घरों के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर की गई है 10 दिसंबर। बेंगलुरु की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में आई है कमी। जुलाई से सितंबर के बीच रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में करीब 8% की कमी आई। बिक्री की वैल्यू भी 15% घटकर 15,740 करोड़ रुपए हुई। और अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद भारत बना ट्रंप टावर का नया हब। गुरुग्राम, मुंबई के बाद अब नोएडा, बेंगलुरु और हैदराबाद में बनेंगे नए ट्रंप टावर। 6 नए टावर से करीब 15,000 करोड़ रुपए की बिक्री की उम्मीद। तो ये थी हेडलाइंस, लेकिन हेडलाइंस के साथ साथ हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आप आगे बढ़ते ही मैं आपके सामने पूरा एक रूपरेखा रखता हूं कि आज हम कार्यक्रम में कैसे आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक विंडो देखेंगे, उस विंडोज़ के अंदर आप ये देख पा रहे हैं कि सिग्नेचर ग्लोबल की मैनेजमेंट हमारे साथ होंगी, प्रदीप अग्रवाल जी। उनसे हम जरा समझेंगे कि इस समय मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं, खासकर गुड़गांव की। और उनसे हमने टफ क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या गुड़गांव के अलावा आप कुछ दूसरी जगह पर जाना चाहते हो। इसका जवाब भी आपको इस कार्यक्रम में मिल जाएगा। साथ ही क्या कहीं कोई स्लो डाउन के सिग्नल तो नहीं है, इसका जवाब भी आपको प्रदीप अग्रवाल दे देंगे इसी कार्यक्रम में। इसके अलावा ट्रंप टावर को लेकर भी एक अहम खबर है मार्केट के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद भारत का रियल एस्टेट मार्केट एक अलग तरीके से लग्जरी के सेगमेंट में एक नया मोड़ ले सकता है। ट्रंप टावर मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। अब तक 2 से 3 सिटीज में टावर हैं और आगे चल के 6 नए ट्रंप टावर बनाने की बात मार्केट में है। इसको लेकर पूरी पड़ताल मेरे सहयोगी विश्वमोहन ने की है, वो आपके सामने एक जानकारी रखेंगे। साथ ही कोस्टल रोड का विस्तार हो रहा है। हालांकि 2025 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल होने की बात कोस्टल रोड की गई है, लेकिन ये सिर्फ दहीसर तक नहीं है, बल्कि दहीसर से भी आगे जा रही है। आगे कहां तक जा रही है, किन लोगों को बेनिफिट होगा, और ध्यान देने वाली बात इसमें यह है, कोस्टल रोड बड़ी बात नहीं है। कोस्टल रोड से जो एक सेगमेंट पूरी तरह से कटा पटा था, वो वापस में कनेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अपने आप में बहुत बड़ा टर्निंग अराउंड होगा उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, उस पर्टिकुलर रीजन के लिए। इसलिए इस पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा कोस्टल रोड के रिगार्डिंग। और एक लास्ट में हम अपने साथ वेंकट राव जी को जोड़ लेंगे। रेरा के जाने माने वकील हैं। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे लीगल फ्रेमवर्क को लेकर। जिस फ्लैट में रह रहे हैं 30-35 साल बाद अगर फ्लैट जर्जर हो जाए तो क्या होगा। आप रेजिडेंशियल लैंड या फिर पहाड़ों पे कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, या फिर इधर उधर कहीं ऐसी जगह पे ज़मीन खरीदें जहाँ पे अथॉरिटीज़ नहीं है, वहाँ पर ज़मीन में कौन से दस्तावेज आपको चेक करने हैं, इन सब के जवाब आपको देंगे। तो ये 4 विंडो में अहम कार्यक्रम के जो हिस्से हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आप विश्वमोहन को अपने साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद एक नया हब बनने जा रहा है भारत। ऑलरेडी ट्रंप टावर हैं इंडिया में, मुंबई में भी हैं, गुरुग्राम में भी हैं, लेकिन कौन कौन से शहर और हैं जो ट्रंप टावर की रूपरेखा के अंदर जुड़ रहे हैं, ये विश्वमोहन हमको बताएंगे। विश्वमोहन बताइए जरा प्लीज। ट्रंप की सरकार बनने के बाद अब फिर से लग रहा है कि भारत में ट्रंप टावर का कारोबार, यानी ट्रंप का रियल एस्टेट कारोबार यहाँ पर तेजी से और बढ़ने वाला है। हालांकि अभी भी भारत में जिस हिसाब से दिलचस्पी ट्रंप टावर को लेकर यहाँ लोगों में है, खास करके लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में भारत के लोगों की दिलचस्पी है, उससे ट्रंप के रियल एस्टेट कारोबार को काफ़ी बूस्ट मिल रहा है। पिछले 3 सालों में देखें तो दाम 2 गुने हो चुके हैं। मैं सिर्फ गुरुग्राम की आपको प्रोजेक्ट की बात बता रहा हूँ। गुरुग्राम में जो
15,500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट वाला जो प्रोजेक्ट था उसके दाम बढ़कर 33,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के ऊपर भाव पहुंच चुका है। एक यूनिट की कीमत 6 से 11 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, वो दाम अब बढ़कर 11 से 24 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। ये गुरुग्राम के ट्रम्प टावर का हाल है। और अब आने वाले समय में भारत में 6 और नए ट्रम्प टावर लॉन्च की तैयारी है, जिसमें 3 और नए शहरों को शामिल किया जाएगा। अब तक जो शहर थे जहां पर ट्रम्प के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर अब तक प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, उनमें मुंबई, पुणे, गुरुग्राम और कोलकाता था। लेकिन अब 3 और शहर इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएडा। और जो 6 नए प्रोजेक्ट जो अगले साल लॉन्च होने वाले हैं वो नए शहर हैं। मुंबई, हालांकि मुंबई में पहले से भी ट्रम्प टावर है, लेकिन मुंबई में एक और प्रोजेक्ट आ रहा है। इसके अलावा मुंबई के अलावा पुणे में दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है। पुणे में ऑलरेडी पहले से भी प्रोजेक्ट है, जहां पर पंचशील डेवलपर के साथ उनकी साझेदारी है, पार्टनरशिप है, वहां पे काम हो रहा है। इसके अलावा गुरुग्राम में फिर से एक और नया प्रोजेक्ट आने वाला है। इसके अलावा बेंगलुरु में पहला ट्रम्प टावर अगले साल शुरुआत होने वाला है। इसके अलावा हैदराबाद और नोएडा 2 और नए डेस्टिनेशन होंगे जहां पर ट्रम्प टावर देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रम्प का जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। अब तक स्थिति की अगर बात करें तो ट्रम्प टावर अगर पूरी दुनिया में बात करें, ग्लोबली बात करें, तो यूएस के बाद दूसरे नंबर पर भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा ट्रम्प टावर अमेरिका के बाद भारत में ही है। लेकिन ये 6 नए प्रोजेक्ट जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद अमेरिका से भी ज़्यादा ट्रम्प टावर आपको भारत में होंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ट्रम्प के रियल एस्टेट कारोबार को लेकर। और इसी सिलसिले में अगले साल उनके 2 बेटे जो ट्रम्प टावर के कारोबार को, ट्रम्प डेवलपर कारोबार को जो संभालते हैं, वो दोनों यहाँ पर भारत में आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और एरिक ट्रम्प दोनों अगले साल की शुरुआत यानी 2025 की शुरुआत में भारत में आएंगे और अपने कारोबार को विस्तार देंगे। लेकिन यहाँ पर कारोबार में अगर आप देखिए तो यहाँ पे लोकल जो डेवलपर है, लोकल बिल्डर है, उनके साथ उनकी पार्टनरशिप है। और ट्रिवेका डेवलपर भारत में ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा पार्टनर है, जो यहाँ पर उनके प्रोडक्ट, डिज़ाइन और कस्टमर्स तीनों हैंडल करती है। कई सारे प्रोजेक्ट में उनको लैंड डील में भी काफ़ी मदद कर रही है। ट्रिवेका डेवलपर्स 80 लाख स्क्वायर फीट की 6 डील ट्रिवेका ने की है। और जो भी नए प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं उसमें ज़्यादातर जो पार्टनर है वो ट्रिवेका ही है। ट्रिवेका ने पुणे, गुरुग्राम, नोएडा और मुंबई में नई ज़मीन की डील की है। और ट्रिवेका ने हैदराबाद और बेंगलुरु में भी इस तरह की ही ज़मीन की डील की है जिसमें ट्रम्प टावर आने वाले हैं। और सभी नए जो 6 नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, इसकी कुल संभावित बिक्री करीब 15,000 करोड़ के आसपास की है। और इसके बाद जो जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो कुल मिलाकर वो अब अमेरिका को भी सरपास भारत यहाँ पर करने वाला है। तो कुल मिलाकर देखें तो ट्रम्प टावर के लिए एक बड़ा बिजनेस हब, ट्रम्प के लिए एक बड़ा केंद्र, बड़ा हब बनने वाला है भारत। और यहाँ के लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट में जिस तरह की ग्रोथ है उसका फ़ायदा यहाँ पर बड़े डेवलपर, बड़े रियल एस्टेट कंपनियां उठा रही हैं। और उसी सिलसिले में ट्रम्प भी यहाँ पर अपने कारोबार को तेजी से फैलाते जा रहे हैं। तो विश्ववन ने आपको ट्रम्प टावर के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। लेकिन भारत में भी जो इंफ्रा गतिविधि है वो काफ़ी तेज़ है। आपको पता है मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल्स के बाद अब एक नई लाइफलाइन भी पैदा हुई है जो समुद्र से ज़मीन ली है, वो यानी कि कोस्टल रोड। कोस्टल रोड का स्ट्रेच बड़ा होने जा रहा है और इसका पूरी पड़ताल मैंने खुद की, रिसर्च भी की, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी निकाले आपके लिए। और ख़ासकर विरार वालों के लिए एक अहम खबर है। विरार, वसई स्टेशन, नाला सुपारा जो उस एरिया में रहते हैं, जो क्रीक से परे हैं, उनके लिए एक अहम खबर है इसी रिसर्च रिपोर्ट में। आइए इस रिपोर्ट का आप मजा लीजिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आप मुंबई के विरार में रहते हैं और आप लोकल ट्रेन से भी फास्ट सड़क के जरिए आप नरीमन पॉइंट में 30 से 35 मिनट में पहुंच जाएंगे तो आपको शायद यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं। अगर आप लोकल फास्ट भी लेते हैं ना, तब भी कम से कम आपको 1 घंटा लगता है विरार से नरीमन पॉइंट यानी कि सदर्न बॉम्बे में पहुंचने के लिए। लेकिन अब ये टाइम इसलिए कम होने जा रहा है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने एक बात बोली है। देवेंद्र फडणवीस जो कि डेप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र के, अभी चुनावों में हैं, उन्होंने कहा कि जो कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट है ये अब दहीसर तक नहीं बल्कि विरार तक भी जाएगा। और आपको पता है कि विरार और दहीसर के बीच में एक विरार क्रीक के नाम से बहुत बड़ा एरिया है जिसको अभी तक पूरी तरह से पाड़ा नहीं गया है। वो रेलवे की लाइन तो है,
उसमें एक रोड भी है, लेकिन वह पूरा घूम के जाना पड़ता है। और ये दहिसर और विरार में ही सिर्फ किलोमीटर के हिसाब से 42 किलोमीटर का फ़र्क है, और इसमें जो समय लगता है वो 1 घंटे से ज़्यादा लगता है। अब आप ये सोचिए, अगर दहिसर तक कोई चीज़ आ रही है और विरार जाना है उसको, एक क्रीक के ऊपर सिर्फ एक ब्रिज बनेगा और दौड़ दौड़ाती हुई ये सड़कें वहाँ तक पहुँच जाएं, तो उसके बाद आपको बामुश्किल से दहिसर से विरार सिर्फ 10 मिनट का समय रह जाएगा। इसकी कॉस्टिंग भी है, करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा की कॉस्टिंग आ सकती है, ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैपनीज कंपनीज के साथ बातचीत हो गई है, अगर हम वापस आए तो हम एक्सटेंशन कर देंगे विरार तक का कोस्टल रोड का। ये कोस्टल रोड इंपॉर्टेंस क्यों रखती है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप विरार से अगर आप सदर्न बॉम्बे में जाना चाहते हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट, सड़क पे चलने की एवरेज टाइम माफ कीजिए, वो करीब 25 किलोमीटर का रहता था पर आवर। अब आप एक कोस्टल रोड का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका एवरेज टाइम वो करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आप चल के इसको आप कम कर सकते हैं। यानी कि जहां पर आपको 2 से ढाई घंटे लगते थे, अब सिर्फ 40 मिनट लगेंगे। तो अब अपने साथ एक जाने माने वकील को जोड़ लेते हैं, वेंकट राव, और उनसे जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो आपके सवाल हैं वो जो आ रहे हैं, हमको लगातार आपके बहुत सारे सवाल हमको मिलते हैं, उन सवालों के जवाब क्या बनते हैं। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब पहले भी वो दे चुके हैं, हमने 3 सवालों को छांट लिया है, उन 3 सवालों के जवाब आपको वेंकट देंगे। वेंकट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, हमारे व्यूअर्स के ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमसे रहा नहीं गया कि उन क्वेश्चंस के जवाब आपसे ना लें, तो मैं एक एक करके जरा क्वेश्चंस आपसे पूछता जाऊंगा, आप उनके जरा आंसर्स बता दीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो सर ये है, मान लीजिए मेरे को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या मैं प्लॉट ले रहा हूँ, फ्लैट ले रहा हूँ, या मैं कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, वेयर हाउस ले रहा हूँ, फ्लैक्स प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, कोई मैं गाँव में कोई ज़मीन ले रहा हूँ, तो इसमें कोई लीगल पेज है या नहीं है, ये कैसे चेक करें। सामने वाला बंदा कभी अपनी बुराई नहीं बताएगा, तो हमको कैसे उसके डॉक्यूमेंट को चेक करवाने हैं, कहाँ से चेक करवाने हैं, जरा आप हमको ये बता पाएंगे प्लीज। जी, आप बहुत बहुत जनरस रहे हैं मेरे बारे में, थैंक यू सो मच। आपका इस सवाल का देखिए 2 हिस्सों में बांटिएगा, इनफैक्ट बल्कि मैं कहूँगा 3 हिस्सों में बांटिएगा। एक हिस्सा तो वो हुआ जो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो बिल्डर बनाते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। वो कई बार हम बात करते हैं कि जो एनसीआर रीजन में जो या किसी भी मेट्रोपॉलिटन रीजन में ज्यादा प्रिवेलेंट है कि जो बिल्डर्स लाते हैं, तो उनमें तो अब रेरा और आ गया है, तो रेरा के थ्रू आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। अब आती है बात, मान लीजिए कोई सेकेंडरी मार्केट में कोई पुराना फ्लैट ले रहा है या कोई पुराना घर ले रहा है, एक तो वो रह गया, और दूसरा रह गया आपके रूटीन प्लॉट सूट्स का कोई जो कंप्लीटेड, यानी कि कोई पुराने सेक्टरों में ले रहा है या इस तरीके के प्लॉट। देखिए, इनमें दो फिर उसमें आपको ये समझना है कि ये सारी प्रक्रिया जो होती है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको सेल डीड रजिस्टर होती है, वो सब जानते हैं। हम अपना कभी भी टाइटल लेना चाहे तो हर आदमी कह देता है कि मेरे को सेल डीड चाहिए, तो एक वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल बहुत आवश्यक हो जाता है इसमें। अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी आपने किसी बिल्डर के लिए भी लिया हो या कोई सेक्टर्स का भी है, तो 2 हिस्सों में, एक तो रजिस्ट्रार के पास आप किसी मैं अगेन कहूंगा कि एक वकील से पूरा टाइटल सर्च करवा लीजिएगा, उसका किस से कब आया है वो प्रॉपर्टी, क्या वो फॉर एग्जांपल कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी का सेक्टर वाला प्लॉट ले रहे हैं आप, या कोई फ्लैट ले रहे हैं, तो वो रजिस्टर होगा, उससे पहले के टाइटल किसके नाम पे था। और अगर कोई उसमें किसी तरीके का इनकम्बरेंस यानी कि कोई लोन चढ़ा हुआ हो, तो वो आपको डिटेल्स मिल जाती हैं वहां पे। और आपको अगर मान लीजिए किसी बिल्डर के थ्रू आया हो तो उसकी भी प्रॉपर्टी के डिटेल्स उसमें आपको रजिस्ट्रार्स के ऑफिस में एक वहाँ लोकल इवन अगर एडवोकेट भी मिल जाए, उनसे आप ये सर्च रिपोर्ट आप जरूर लीजिएगा। इससे आपको एक डिलीजेंस सर्च रिपोर्ट से आपको ये पता चलता है कि प्रॉपर्टी में कितनी बार खरीदी गई है या बिक्री हुई है, तो उससे किस किस से आपकी प्रॉपर्टी फाइनली टाइटल होके आई है, वो आपको पता चलता है। उससे एटलीस्ट आपका टाइटल एस्पेक्ट और इंक्लूडिंग टू सर्टेन एक्सटेंट जहां कहीं पे भी लोन का अगर रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो मिल जाता है। इसके अलावा आप जब ये देखेंगे तो इनवेरिएबली प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए कभी किसी बैंक में मॉर्टगेज हो, तो वो जरूर बैंक के एक एनओसी रहता है। तो इनवेरिएबली जब अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट, टाइटल डॉक्यूमेंट वो दिखाता है, तो आप जरूर पूछिएगा, उनसे इंक्वायर कीजिएगा अगर लोन है या नहीं है।
एक कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है। आप ये कहें मुझसे कि अगर आपका प्रॉपर्टी में कहाँ लोन है, इसका सिवाय रजिस्टर ऑफिस के कहीं और से मिल जाता है, तो ऐसा कोई डेटाबेस नहीं है। इनवेरिएबली आपको ये बायर्स के सेलर के थ्रू ही आपको इसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर कोई लोन है तो इसका क्लियरेंस हुआ या नहीं हुआ। वो एनओसी आप जरूर देख के लीजिए। इस तरीके के वेरिफिकेशन आपकी हो जाती है तो सफिशिएंट होता है आपको टाइटल अपना एसरटेन करने से पहले, आप लेने से पहले एसरटेन करें। ठीक है। वैसे वेंकट सर, जो प्रॉब्लम आती है ना, वो एक्चुअली प्रॉब्लम तब आती है जब हम गांव या गांव के आसपास का कोई लैंड ले रहे हैं। मान लीजिए मैं ग्राम पंचायत की या गांव के आसपास की जगह ले रहा हूँ। वहाँ पे अब मेरे को ये नहीं पता कि इनके भाइयों के बीच में वाद विवाद है कि नहीं है, इनके भाइयों के बीच में कोई केस हाई कोर्ट, सुप्रीम में या किसी सेशन कोर्ट में तो नहीं चल रहा है। ये कहीं से चेक हो सकता है? जैसे आप बता रहे कोई डाटाबेस तो नहीं है, तो फिर ये कैसे पता लगेगा जाके? वो तो बोलेंगे नहीं। हो सकता है एक भाई से मेरी बातचीत चल रही है, दूसरे भाई ने केस डाल रखा हो, मेरे को कैसे पता चलेगा? दो बातें। अगेन सी सिंपल है। रजिस्ट्रार ऑफिस का जो प्रक्रिया मैंने पहले बताया वही प्रक्रिया आप यहाँ पे भी करेंगे। एग्रीकल्चर लैंड हुआ या कोई विवाद चल रहा है उसके बारे में, पहले तो आप टाइटल सर्च जब कराते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो आपको एक तो टाइटल में कितने हिस्सेदार है, क्या है, वो सब पता चल जाता है। दूसरा देखिए, लैंड की जितनी भी डिस्प्यूट्स होती हैं, लैंड के ऊपर की डिस्प्यूट्स इनवेरिएबली लोकल जुरिसडिक्शनल कोर्ट्स में ये दायर होती हैं। अगर मान लीजिए किसी का पार्टीशन का है, किसी का कुछ है, तो आपका इनवेरिएबली वहीं से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में ही जो अपील्स चल रही हैं, वो भी एक सेक्शन है। जब आप इंस्पेक्ट करेंगे फाइल का, आपको वहां से भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये दोनों दायरे भी आपको कवर कर लेना चाहिए। कोर्ट्स में आपको इस प्रॉपर्टी के लेके नाम डाल के, खास करके आपके जो टाइटल होल्डर्स हैं उनके आपस के नाम डाल के आप एक सर्च करा लेंगे, तो मोटा मोटी आपको उसके प्रॉपर्टी पे अगर कोई केस हो, कुछ हो, तो आपके सामने ना 80-90% आ जाता है। इसके अलावा एक जरूर एडवर्टाइजमेंट का एक प्रोसीजर है जो आपको एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए, 30 डेज पीरियड देना चाहिए। अगर कोई लार्ज प्रॉपर्टीज लेते हैं, इवन अदरवाइज ऑल्सो टाइटल सर्च में हम लोग ये एज ए प्रक्रिया में डाल देते हैं कि एक नोटिस दे दीजिए आप लेने से पहले कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो इस एड्रेस पे हमें इस नोटिफिकेशन, इस पर्टिकुलर डिटेल्स पे वो इंटीमेट कर दें। तो वो एक फर्दर एडिशनल रिक्वायरमेंट है और प्रोटेक्शन भी है। खर्चा कितना आ जाता है सर इन सबको चेक करवाने का? देखिए, प्रॉपर्टी अगर लार्ज स्केल है तो जनरली मैं ये कहूंगा कि 2 से 5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। बट नॉर्मल कोर्स में आप लगा लीजिए 25-30 हजार, 50,000 रुपए तक का भी एवरेज फीस। वो डिपेंड करता है कितने क्वालिटी वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है। और इससे मैं कहूँ कि बिल्कुल ही छोटे साइज के हैं तो उसमें भी कम हो जाता है और बिल्कुल ही हो जाता है। बट एटलीस्ट आप ये मान के चलिएगा एवरेज 10-15 हजार रुपए का खर्चा तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है वेंकट सर, एक और क्वेश्चन भी मैं आपसे पता करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा ये हार्ड कोर शहरी इलाकों का पता कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई फ्लैट ख़रीदा मैंने, वो 5 साल 8 साल पुराना था फ्लैट, मैंने उसको रीसेल में ख़रीदा। मेरे को पता है किसी भी चीज़ की लाइफ हो सकती है, तो फ्लैट की भी लाइफ है, हो सकता है 30 साल चले, 35 साल चले, 40 साल तक उसके लेंटर्स चलें या दीवारें उसकी ठीक रहें। अब वो इस हालत में आ जाए 35 साल बाद, 40 साल बाद, कि उसको अच्छे से मेंटेनेंस कर दो ना, तब भी वो अच्छे से रहने लायक ना हो, यानी कि वो थोड़ी ख़तरनाक स्पेस बन जाए रहने के लिए, तो फिर क्या होगा उस फ्लैट मालिक का? उसको ध्वस्त करके वापस से नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी? पैसे हमसे कितने लिए जाएंगे? हमारे को ज़मीनें वापस कैसे मिलेंगी? हमारे फ्लैट कैसे मिलेंगे? बॉम्बे में तो रीडेवलपमेंट का प्रोसेस है, तो दिल्ली एनसीआर में सर क्या होगा? डिफाइंड रीडेवलपमेंट का प्रोसेस है। यहाँ पे भी कुछ बाईलॉज में और कुछ जगहों पे आपको मिल जाता है कि इतने पीरियड के बाद आप इसका स्ट्रक्चरल सेफ्टी नहीं है तो इसको एक फ्रेश स्ट्रक्चर बनाना है। इस टाइप के लॉस हैं अक्रॉस द बोर्ड, मैं कहूँ अक्रॉस द कंट्री है। बट कितने स्ट्रांगली स्टर्नली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। अब आप कहते हैं कि इंडिविजुअल एसोसिएशंस बन जाती हैं, खास करके फ्लैट्स में, तो वो क्योंकि इंडिविजुअल टाइटल उनके पास है, तो ये तो कोलेक्टिवली कोलैबोरेटिव फैशन में ही एक रीडेवलपमेंट प्रोसेस हो सकती है इनका। बहुत डिफाइंड मैकेनिज्म या प्रोसेसेस जो बॉम्बे में है उस तरीके से बाकी जगहों पे नहीं है। हाँ,
एक एफर्ट ये किया गया है, जरूर मैं कहूंगा कि एक लैंड पुलिंग टाइप में कहा गया है कि एक एडिशनल एफआईआर मिल जाता है। ये पॉलिसीज कुछ दिल्ली में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, जिसमें एक इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की है कि आप एडिशनल एफआईआर अवेल कीजिए और एग्जिस्टिंग कोई डेवलपर से कोलैबोरेट करके आप इसको नया पूरा बिल्डिंग बना लीजिए। आप अपना फ्लैट तो अपने साइज का या जो भी रीडेवलप साइज का मिल जाता है, और ड्यूरिंग दैट पीरियड किराया भी आपको डेवलपर से नेगोशिएट करके ले सकते हैं, और प्लस एडिशनल जो फ्लैट्स मिल जाते हैं वो डेवलपर अपना बेच सकता है। इस तरीके के मॉडल्स आए हैं, बट मैं कहूँ कोई डिफाइंड स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन अभी भी क्वेश्चन मार्क है। वेंकट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने फिर से खूबसूरती के साथ सारे लीगल फैक्ट्स को रखते हुए इन सवालों के जवाब दिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान सिग्नेचर ग्लोबल के एमडी और फाउंडर मेंबर प्रदीप कुमार अग्रवाल जुड़ रहे हैं। उनसे करेंगे बातचीत। ना केवल फर्स्ट हाफ की यानी कि पहले छमाही की सेल्स काफ़ी रोबोस्टिक है, बल्कि अगली छमाही के बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। और एक और बात, अगर गुरुग्राम नहीं तो सिग्नेचर ग्लोबल और कौन सा शहर को अपनी नज़र में रखे है जहां पे विस्तार कर सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद ये पूरी चर्चा हम आपके लिए लेके आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सीधा चलते हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल जी के पास और उनसे पूरी रियल एस्टेट मार्केट खासकर नॉर्थ की है उसका थोड़ा आइडिया उनसे लेते हैं। प्रदीप सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं आपके इस बार के हाफ ईयरली के नंबर यानी कि H1 के नंबर्स देख रहा था और आगे की गाइडेंस भी देख रहा था। नंबर तो काफ़ी शानदार है सर। प्री सेल्स के नंबर्स, सेल्स के नंबर, कलेक्शंस के नंबर, सब में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। और आपका जो करीब जो एक मिशन है करीब 10,000 करोड़ तक का पहुंचना है इस फाइनेंशियल ईयर में, मेरे को लग रहा है आप काफ़ी तेज़ी से उस पर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा नंबर्स के बारे में बताइए, इस समय सिग्नेचर ग्लोबल्स की छमाही कैसी गई और आगे का थोड़ा विजन क्या है, थोड़ा इसके बारे में गाइड कीजिए पहले। नमस्कार डिम्पी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और उसका एक ही रीज़न है कि जो लॉन्चेस की हमने गाइडलाइन इस साल की दी हुई है कि लगभग 16,000 करोड़ के लॉन्चेस इस साल में हम करने वाले हैं। और इस H1 में लगभग H1 तक हम 9,000 करोड़ ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें से लगभग 6,000 करोड़ का सेल नंबर ऑलरेडी हम प्री सेल नंबर अचीव कर चुके हैं। आप ये देखिए, अगर प्री सेल नंबर की मैं बात करूं तो हमारी जो गाइडेंस थी कि 10,000 करोड़ का इस बार प्री सेल नंबर हम अचीव करने वाले हैं, उसमें से ऑलरेडी हम लगभग 60% अचीव कर चुके हैं। ऑफ कोर्स इसका एक ही रीजन है कि जो डिमांड है मार्केट में वो बनी हुई है और हमारा जो की सेगमेंट है जिसे मिड इनकम हाउसिंग हम कहते हैं, वो काफी ज्यादा उसकी डिमांड है। लास्ट अगर इंटरव्यू की मैं बात करूं तो उसके अंदर भी आपने दक्षिण प्रोजेक्ट को हमारे कवर किया था। उसके अंदर लगभग जो टोटल पोटेंशियल है उस प्रोजेक्ट का वो लगभग 8,000 करोड़ से कुछ ज्यादा है। उसमें से पहला फेज हमने सितंबर में लॉन्च किया था, जो बिल्कुल लास्ट में 20 सितंबर के नियर अबाउट लॉन्च किया था। उसमें 10 दिन के अंदर ही लगभग टोटल 2300 करोड़ का सेल हमने उसमें से जनरेट किया है। तो आने वाले वक्त में चाहे आप प्री सेल नंबर के आंकड़ों पर कहें या कलेक्शन की चीजों पर कहें, तो मुझे लगता है वो नंबर्स काफी स्ट्रांग है। कलेक्शंस भी अगर आप देखें तो जो कलेक्शंस के अंदर जितना कलेक्शन हमारा पूरे साल के नियर अबाउट बैठ रहा था, उसके अंदर H1 के अंदर काफी बड़ा कलेक्शन हमने उसमें से अचीव कर लिया है। मोर देन 80%, लगभग 2100 करोड़ के नियर अबाउट का कलेक्शन हमने 6 महीने में कर लिया है। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस साल की गाइडेंस जो हमने 6,000 करोड़ रुपए की कलेक्शन की दी हुई है वो भी हम कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे। प्रदीप सर, जैसे आप खुद बता रहे हैं, एक तो दक्षिण वाला जो पका प्रोजेक्ट है, खैर वो तो बहुत ही शानदार है। मैं खुद उसकी लॉन्चिंग पे भी पहुंचा, अलॉटमेंट पे भी पहुंचा और मैंने देखे भी वो सारी चीज़ें। तो मेरे को ज़रा ये समझना था कि ये जो टाइटेनियम SPR है और दक्षिण है, इससे कितनी कलेक्शन हुई और आगे चल के ये कितना आपको और बेनिफिट देंगे सर बैलेंस शीट्स के अंदर। सो देखिए, जो हमने टाइटेनियम SPR किया था उसका जो हमारा जो लॉन्च थे वो लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा के थे, जिसमें से हमने लगभग 2,700 करोड़ अचीव कर लिया था ऑलरेडी। सो आने वाले वक्त में जो टाइटेनियम SPR है उसका फेज 2 भी लॉन्च होना है
और जो अभी मैंने जिक्र किया जिसका दक्षिण विस्टा के नाम से, उसका भी फेज 2 जो है वो करंट क्वार्टर के अंदर ही ये दोनों प्रोजेक्ट हम होपफुली लॉन्च कर देंगे। दक्षिण विस्टा तो ऑलरेडी हम करंट क्वार्टर में लॉन्च कर ही चुके हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो हमारा प्रीसेल नंबर है हम उस पर बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन लिए हुए हैं कि आराम से हम कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे। एंड आपने भी जब भी कवर किया है तो आपने डिमांड देखी है, जिस तरीके से कस्टमर्स का रिस्पॉन्स रहा है वो काफी जबरदस्त रहा है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी बज़ है, इसलिए क्लैरिटी आपसे भी चाहता हूँ। खबर मार्केट में यह है कि आप नोएडा और नोएडा के आसपास के काफ़ी सारे एरिया पे सर्च कर रहे हैं और शायद आप यहाँ पर भी एक्सपेंड करना चाहेंगे एज एन बिल्डर, यहाँ पर भी आएंगे। अभी आपका मेजॉरिटी हिस्सा तो गुरुग्राम में ही है। तो ज़रा इस बार के मैं पुष्टि कीजिए कि आप नोएडा और नोएडा के आसपास एरिया में आना चाहते हैं, आएंगे तो कितना बड़ा साइज़ होगा, क्या होगा, थोड़ा इसके बारे में अगर आप बता पाएँ तो। सो डिप्पी जी देखिए, कोई भी कंपनी जो रियल एस्टेट में ग्रो करती है उसके लिए एस्पिरेशन रहती है कि वो दूसरे एरियाज को टैप करे। ऑफ कोर्स हमारी एस्पिरेशन भी है कि आने वाले वक्त में चाहे गुरुग्राम हो या और गुरुग्राम के सटे हुए जितने भी एरियाज हैं, चाहे नोएडा हो या दिल्ली हो, जरूर आने वाले वक्त में हम टैप करेंगे। और ऑफ कोर्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में नोएडा में भी जरूर कोई ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हम दिखाई देंगे, क्योंकि अभी कंपनी गुरुग्राम में काफी मेच्योर हो चुकी है। इवन दो हमारे फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे हैं, लगभग पाइपलाइन हमारी 35 मिलियन के नियर अबाउट है। उसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर अब क्योंकि हम बहुत रिस्क जोन से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि मिच्योर हो गए हैं, सो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है किसी भी एरिया को, खास करके नोएडा जैसी जगह को, या जो यमुना एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा है, या दिल्ली में भी किसी एरिया को टैप करना। अब मुझे लगता है हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में हम हैं, तो आने वाले वक्त में जरूर हम आपको दिखाई देंगे। थैंक यू वेरी मच प्रदीप सर, आज आपने हमारे लिए समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो एक विजन भी मिल गया हमको आपकी कंपनी के रिगार्डिंग, और थोड़ा ये भी पता लगा कि गुरुग्राम में इस समय क्या सिचुएशन चल रही है और कैसे आप इस पे आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।